Its studies on chemical kinetics, and it is seventh presentation. As we know that we have already learnt about the collision theory regarding rate of a chemical reaction, and based on collision theory, it is a topic which is termed as activation energy and the Arrhenius equation. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसको हमें विशेष प्रकार से सीखना है और इस पर कई प्रकार के प्रश्न भी हम लोगों को करना पड़ता है। अब पहले कुछ और बात करें, उसके पहले हम स्वांटे आर्हेनियस, जो कि नोबेल प्राइज विनर है, इसको हम धन्यवाद करना उचित समझते हैं। और इन्होंने 1903 में एक रिलेशन डेवलप किया बिटवीन टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है जब तापक्रम अधिक होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए, तो उसकी क्रिया की गति या रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, ये भी हमने विशेष रूप से समझा है कि जब फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल्ड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ा दिया जाए किसी भी अभिक्रिया की रिएक्शन रेट में, तो उसका रिएक्शन रेट दुगना हो जाता है। और ये स्वांटे आर्हेनियस ने एक इक्वेशन डेवलप की जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन से एक रिलेशन डेवलप किया गया है, और वो इक्वेशन कही जाती है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आइए देखें कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट रेज्ड पावर माइनस EA अपॉन RT। अब a क्या है? a इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंट फैक्टर। इसकी एक वैल्यू है, हमको निकालना पड़ता है और हमें मालूम भी रहता है। एंड E is a mathematical quantity, we term it as exponent, and R तो हमको मालूम है, it is a gas constant capital R, and T ध्यान दें it is always in Kelvin, सेल्सियस या अन्य यूनिट्स में है तो हमको केल्विन में बदलना पड़ेगा। एंड EA is the activation energy। तो इस प्रकार का जो समीकरण दिया है या एक्सप्रेशन दिया है, इसकी क्रेडिट आर्हेनियस को जाती है और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब फिर हम ध्यान दें कि हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा है और इसके अनुसार हमने ये देखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते रहते हैं, एंड इट इज अ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। 3 डायमेंशन में सही ओरिएंटेशन हो और सही उसके साथ एनर्जी हो, तो प्रोडक्ट या उत्पाद बनते हैं। और इसको जो कि एनर्जी, जब हमें मालूम है कि जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगी। मॉलिक्यूल गतिशील हैं और टकराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ ही साथ जब उपयुक्त एनर्जी भी उसमें उपलब्ध हो, जिसको कि इन्होंने कहा है एक्टिवेशन एनर्जी, तब कोई क्रिया हो पाती है। तो आइए देखें कि किस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे ये आर्हेनियस इक्वेशन हमारे लिए उपयोगी हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जैसा हम देखते हैं, collision of a reacting molecule with a minimum energy resulting to the formation of the product। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कम से कम एक निश्चित ऊर्जा चाहिए जबकि कोई प्रोडक्ट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास रहे। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के साथ एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। अब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि किसी भी अभिक्रिया के जरूरत के लिए जरूरी है, वो किस प्रकार से संबंधित है, उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। A + B गिविंग आउट C and D।
ए एंड बी तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सी एंड डी है। अब इसमें अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, टकराएंगे और प्रोडक्ट कम बनेगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्जर, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लो। और इसका उल्टा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा गतिशील हैं और टकराते रहते हैं, और कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही वो उत्पाद बना पाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन बहुत ही तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, adequately energetic, and the reaction will proceed rapidly. And अब यहाँ पर एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इसको और स्पष्ट करेगा। रिएक्शन डायग्राम वाइडली यूज्ड इन केमिकल काइनेटिक्स। इस प्रकार का एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं और इससे बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी किस अभिक्रिया के लिए जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम x और y एक्सिस में प्लॉट करें प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, मींस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैसे हम मेजर करेंगे, मेजरिंग द रेट कांस्टेंट विद लैप्स ऑफ टाइम। अलग अलग समय पर कितना रेट कांस्टेंट हुआ, इससे हम पता लगा लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं तो एक खास एक्टिवेशन एनर्जी में हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एक पर्टिकुलर एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाती है तो क्या होता है कि उस समय जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं उनके बॉन्ड फॉर्मेशन, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए प्रोडक्ट से संबंधित बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये एक हलचल वाली स्थिति होती है। जब इतनी ऊर्जा मॉलिक्यूल्स में टकराते समय आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं मॉलिक्यूल के, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, और नए बॉन्ड्स बनते हैं प्रोडक्ट्स के। अब प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनना और मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटना ये तो होता रहता है, लेकिन ये स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाता। इट इज टेम्परेरी अनस्टेबल स्टेट, और इस अनस्टेबल स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब जो प्रोडक्ट बना है वो स्थायी रूप से रहे, उसको स्थायित्व प्राप्त हो, इसलिए उसकी एनर्जी कुछ कम होना चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से। तो एनर्जी जब घट जाती है तो प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स विद दिस एग्जांपल a plus b गिविंग आउट c and d, इस प्रकार से है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या दर्शाई गई है एंड ओवरऑल एनर्जी चेंज। अब देखिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी तो यहाँ पर है, this represents the energy this point, and the energy change in the product is lesser, and the overall energy change is represented by the green line over here. So this is the energy in the product, और reactant में एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, तो कुछ एनर्जी जरूर रिलीज होगी। एंड हियर that energy which is released as a result of chemical reaction is known as exothermic reaction. Delta H is lesser than 0, exothermic reaction. Now इसी चीज को हम आर्हीनियस इक्वेशन हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन। अब ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम अलग से निकालते हैं और इसका एक वैल्यू भी निकाल लिया है। इट इज अबाउट 2.71। E is an irrational number, 2.718. E is activation energy, R the gas constant, and T is the temperature in Kelvin. So that's there, and A is the frequency factor of the reaction. आइए एक और ग्राफ इसी प्रकार का देखें जिसमें रिएक्शन अलग प्रकार का है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट है A, वो BC से रिएक्ट करके AB और C प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब तीन अलग अलग एटम्स उसमें रिएक्ट कर रहे हैं दो रिएक्टेंट के साथ। तो इसके लिए भी कुछ उसी प्रकार से कुछ एनर्जी लगती है, और एक ट्रांजिशन स्टेट में
A, B, and C, they collide with a particular energy that is known as activation energy. Here, certain bonds are broken and new bonds are formed. But this is, of course, an unstable state, and therefore we call it is as a transition state. And then the molecules of the product gain stability by releasing energy in this case, of course, and that is represented by delta E, of course, an exothermic reaction. And here you get A, B plus C. Now, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, Arrhenius equation correlates these different terms. K is equal to AE raised to power minus, ये ध्यान रखें, माइनस EA इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, और अलग अलग वैल्यूज ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम यूज भी करेंगे। अब इसके आगे अगर हमें देखना है तो हमें विशेष प्रकार से देखना पड़ेगा कि इक्वेशन हैज बीन utilized to study the effect of the variation of reaction rate change in temperature of the reaction system. Expression has to be simplified as strong below to give final expression. It's of course shown below. क्या एक्सप्रेशन है ये हमें देखना पड़ेगा। अब ये एक्सप्रेशन विशेष रूप से ध्यान से आप देखें, यहाँ पर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं इसी को दो अलग अलग टेम्परेचर में, और ये टेम्परेचर केल्विन में है। और मान लीजिए टेम्परेचर T1 में रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 केल्विन रेट कांस्टेंट K2 है उसी रिएक्शन का। तो अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को यूज करेंगे और दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे एट टेम्परेचर T1 and T2, and then we subtract the two equation as shown over here and we get the final equation. ये तो बड़ी आसानी से सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कृपया इसको ध्यान से देखें। and the final expression is in terms of log to the base 10, 2.303 r log K2 upon K1 T1 into T2 upon T2 minus T1। तो इस प्रकार का फाइनल एक्सप्रेशन हमको यूज करना पड़ता है तमाम कैलकुलेशंस के लिए, या कभी कभी हमको ये भी बताना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन हमने किस प्रकार से निकाला है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब अगर हमें एक टेम्परेचर पर K1 K2 और फ्रीक्वेंसी फैक्टर आदि मालूम है, आप तो मालूम रहता ही है, तो हम बड़ी आसानी से दूसरे टेम्परेचर पर भी उसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं और फिर हमें बता सकते हैं कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। नाउ नेक्स्ट वी गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज नोन एज अगेन ln। ln means log to exponential logarithm ln K2 upon K1 is equal to EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2, जैसा कि मैं अभी पहले डिराइव कर चुका हूं। इट्स ऑल द सेम। देन हियर अब अगर हम इसको देखें तो ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेशन है, y is equal to mx plus b, and therefore if you plot y is equal to mx plus b against 1 log k against 1 upon t or 1 upon t against k, you get a straight line with an intercept which represents minus EA upon R। तो EA upon R किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इस ग्राफ के द्वारा हमको पता लगता है। और ये तो डिफरेंट टर्म्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके बाद ये भी जानना बहुत जरूरी है, what are the factors which affect the activation energy and the greater attractions between reactant and reacting species। ये डिपेंड करेगा, जैसे आयनिक रिएक्शन है तो आयनिक रिएक्शन में पार्टिकल्स या आयंस बड़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे हैव लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लो वैल्यू मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और EA value is high in terms of covalent reactants, covalently bonded reactions।
और दूसरा एक फैक्टर और है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। अब ये तो हमको मालूम ही है कि जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो या तो रासायनिक क्रिया की गति बढ़ जाती है या घट जाती है। देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब ये क्यों होता है इसको अलग से हम समझेंगे। और जनरली ये होता है कि फिर रिएक्शन की गति जो कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम हो जाती है और अलग रास्ते से वो रिएक्शन होता है। An alternate path is provided when catalysts are used in a reaction medium or system which affects the rate of the reaction. So use of catalyst बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से रिएक्शंस हम देखते हैं कि उसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन तेज हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये तो एक तरीका है जिससे कि रिएक्शन की गति को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, along with other methods by which the rate of the reaction can be altered. Okay, thank you. This is an important uh, presentation about Arrhenius equation and the rate of the reaction depending upon collision theory. Thank you very much. Please do subscribe to our channel.